Okay, this is lecture number 21 of electric machines. अच्छा, अब इस लेक्चर का पहले मैं ओवरव्यू आपको दूंगा कि क्या क्या है इस लेक्चर में, और दूसरी बात ये कि इस लेक्चर को जब मैं अपलोड करूंगा ना तो लेक्चर नंबर इसे 21A कहेंगे, और इसके एंड पे जो है ना वो एक प्रॉब्लम 6.21 है जो कि इसके एंड पे लगी तो नहीं हुई लेकिन मेरे हार्ड कॉपी में लगी हुई है। तो वो जो प्रॉब्लम 6.21 है उसको अलग मैंने रखा हुआ है, उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, तो उसको लेक्चर नंबर 21B कह देंगे। ठीक है, तो ये 21A होगा, इसके 10 पेजेस हैं, आपको टॉप पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये 21A लेक्चर होगा, और 21B लेक्चर में हम प्रॉब्लम 6.21 जो है वो काफ़ी लेंथी प्रॉब्लम है वो करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके मैं थोड़ा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि इसमें क्या क्या इंडक्शन मोटर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और शुरू में ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन से मीन के इसने बताया कि इस लेक्चर में ये जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है, डेरिवेशन टॉर्क स्पीड इक्वेशन जो है ना वो ड्राइव करनी है। ठीक है, ये 2-3 पेजेस के ऊपर ड्राइव की हुई है, यहाँ से डेरिवेशन शुरू होती है, यहाँ से डेरिवेशन शुरू होगी, और अगले पेज के ऊपर फिर ये चलती जाएगी। थेवेनिन थ्योरम इसमें यूज़ होता है, थेवेनिन थ्योरम यूज़ करते हुए हम इसमें ये जो है टॉर्क स्पीड का इक्वेशन जो है, ये टॉर्क स्पीड इक्वेशन ड्राइव किया हमने। ठीक है, अच्छा, तो ये डेरिवेशन आएगी, और उसके बाद फिर ये मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क, इंडक्शन मोटर का मैक्सिमम टॉर्क कब होता है, ये इस टॉपिक के अंदर जो है वो इस टॉपिक के अंदर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यूज हो रहा है। आपने सर्किट एनालिसिस में थेवेनिन थ्योरम भी पढ़ा होगा और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी पढ़ा होगा, तो इस टॉपिक में मैक्सिमम पावर थ्योरम यूज हो रहा है। ठीक है, वो करेंगे हम। उसके बाद ये प्रॉब्लम 6.4 है, 4 पार्ट्स हैं इसके, ये करेंगे। ठीक है, और उसके बाद प्रॉब्लम 6.5 है, ये करेंगे। इसके भी कितने पार्ट्स हैं, A, B और C पार्ट है, पार्ट D स्किप करेंगे। और उसके बाद जो है वो स्टार्टिंग का इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग सर्किट्स हैं, ये एक छोटा सा टॉपिक है, डायग्राम, ये करेंगे। और फिर स्पीड कंट्रोल करेंगे, इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल के ये मेथड्स गिवन है, ये करेंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर ये कुछ डायग्राम्स हैं, और इंडक्शन जनरेटर के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, और ये एक डायग्राम भी बना है। तो यहाँ तक जो है ये लेक्चर नंबर 10 आता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से, फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं। ठीक है, इंडक्शन मोटर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ डज द टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर चेंजेस विद चेंज इन लोड, लोड चेंज करने से जो है टॉर्क कैसे चेंज होता है। हाउ मच टॉर्क कैन इंडक्शन मोटर सप्लाई एट स्टार्टिंग, स्टार्टिंग पे कितना टॉर्क होता है। हाउ मच डज द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर ड्रॉप एज इट्स शाफ्ट लोड इंक्रीजेस, लोड इंक्रीज करने से स्पीड कितनी कम होती है। टू फाइंड आउट द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप अमंग द मोटर्स टॉर्क स्पीड एंड पावर, टॉर्क स्पीड और पावर के दरमियान रिलेशन चाहिए होगा हमें ये सारा कुछ बताने के लिए। अब ये डेरिवेशन आ रही है। अच्छा, द डेरिवेशन ऑफ इंडक्शन मोटर इंड्यूस टॉर्क इक्वेशन, it is possible to use equivalent circuit of induction motor and the power flow diagram to drive the equation of induced torque as a function of speed. The induced torque in an induction motor is given by equation 7.35 and 7.36. ये दो इक्वेशन हमने पहले हम कर चुके हैं। इंड्यूस टॉर्क जो है या तो वो पी कन्वर्टेड ओवर ओमेगा एम के इक्वल होता है, या हमने एक ड्राइव किया था इंड्यूस टॉर्क जो है वो पी एयर गैप ओवर ओमेगा सिंक्रोनस के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहा है कि पी एयर गैप जो पावर है ये हमने पीछे बताया था, पी एयर गैप इज द पावर अब्सॉर्ब बाय द रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू R2 ओवर S। पी एयर गैप जो है वो एक ऐसी पावर है जो कि रेजिस्टेंस R2 ओवर S में अब्सॉर्ब होती है। अब ये नीचे वाला सर्किट देखो, ये नीचे वाला सर्किट है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। इसके अंदर R1 और JX1 जो है ये स्टेटर की रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, R2 ओवर S और JX2 जो है ये रोटर की रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, और जो JXM है वो कोर की रिएक्टेंस है। ठीक है, और I1 जो स्टेटर करंट है और I2 जो है वो रोटर का करंट है। ठीक है, हमें ये I2 करंट कैलकुलेट करना है क्योंकि रोटर की जो रेजिस्टेंस है R2 ओवर S के अंदर जो पावर एब्जॉर्ब हो रही है R2 में करंट जो फ्लो कर रहा है वो I2 होगा, ये वाला I2 करंट, तो हमें ये करंट चाहिए होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
वो कह रहा है एयर गैप पावर सप्लाइड टू वन फेज ऑफ द मोटर, एयर गैप अगर एक फेज की निकालनी हो तो वो आई स्क्वायर आर पावर होती है, तो आई टू स्क्वायर आर टू ओवर एस होगी। अगर थ्री फेज की निकालनी है तो उसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, एयर गैप जो है वो थ्री आई टू स्क्वायर आर टू ओवर एस होगी, ठीक है। अब आई टू निकालना है, ये जो आई टू करंट है ये निकालना है, और इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो पी एयर गैप आ जाएगी, और फिर पी एयर गैप जो है उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो उससे टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। इस इक्वेशन के अंदर टॉर्क और स्पीड ऑलरेडी है, ये टॉर्क है और ये स्पीड ऑलरेडी है, तो अगर हम पी एयर गैप की इक्वेशन निकाल लें, इसकी वैल्यू निकाल लें, तो उससे हमारे पास ये इक्वेशन टॉर्क स्पीड की आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इफ आई टू, अब ये लिखा हुआ है इफ आई टू कैन बी डिटरमिन देन एयर गैप पावर एंड इंड्यूस टॉर्क विल बी नोन, ठीक है। उससे एयर गैप पावर आ जाएगी और इंड्यूस टॉर्क आ जाएगी। तो यूजिंग थेवेनिन थ्योरम टू सॉल्व द सर्किट, अब ये एक सर्किट का क्वेश्चन बन गया। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व करेंगे। थेवेनिन थ्योरम का पहला स्टेप क्या होता है कि हम जो लोड होता है उसको रिमूव कर देते हैं और वहाँ पे वी थेवेनिन फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना कि ये क्रॉस लगा हुआ है, ये वाले जो क्रॉस लगे हुए हैं, इस क्रॉस का मतलब है कि यहाँ से हमने इस सर्किट को तोड़ लेना है और आर टू ओवर एस और जी एक्स टू, यानी ये जो दो चीज़ें हैं, ये जो दो चीज़ें इनको रिमूव कर लेना, ये लोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिमूव कर दिया तो वी थेवेनिन आ गया। अब वी थेवेनिन को फाइंड करने का तरीका क्या है कि जो बाकी सर्किट बचा है उसमें हम देखेंगे कि वोल्टेज डिवीजन रूल आपने पढ़ा होगा, ये वीडीआर मैंने लिखा हुआ है। वी थेवेनिन जो है वो वोल्टेज डिवीजन रूल से आएगा। वो कैसे आएगा कि ये वाली इम्पिडेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल इम्पिडेंस इनटू वी फेज करेंगे तो ये वोल्टेज डिवीजन रूल से हमारे पास वी थेवेनिन आ जाएगा। ये लिखा हुआ है वी थेवेनिन इज इक्वल टू जेड एम ओवर जेड एम प्लस जेड वन वो इसको कह रहा है, इसको जेड वन कह रहा है और इसको जेड एम कह रहा है, ठीक है। तो अब वैल्यूज अगर पुट कर दें तो वी थेवेनिन होगा जे एक्स एम ओवर आर वन प्लस जे एक्स वन प्लस जे एक्स वन इंटू वी फेज। अब इसका इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा इसके, वी थेवेनिन इज इक्वल टू एक्स एम ओवर आर वन स्केयर प्लस एक्स वन प्लस एक्स एम स्केयर इंटू वी फेज, ये मैग्नीट्यूड होगा। उसके बाद वो ये कह रहा है कि अगर हम ये अप्रोक्सीमेशन यूज करें कि मैग्नेटाइजिंग रिएक्टर इज मच ग्रेटर देन x1 एंड xm इज मच ग्रेटर देन r1, तो वी थेवेनिन जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा, वी थेवेनिन इज इक्वल टू xm ओवर x1 प्लस xm इनटू वी फेज, ठीक है। तो वी थेवेनिन आ गया। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि जिस पॉइंट से हम लोड को रिमूव करते हैं वहां से अंदर देखते हुए हम जेड थेवेनिन या थेवेनिन इंपेडेंस फाइंड कर लेते हैं। ये थेवेनिन थ्योरम का दूसरा स्टेप है। तो यहाँ से अगर अंदर हम देखेंगे तो इधर मैंने ये समझाने के लिए ये एरो लगाए हुए हैं, ये करंट अगर अंदर जा रहा है तो कुछ करंट इस नोड के ऊपर, इस नोड के ऊपर कुछ करंट जो है वो इधर फ्लो करेगा और कुछ करंट जो है वो इधर फ्लो करेगा। इसका मतलब है कि इन दोनों में, ये एरो इसलिए लगाए हुए हैं कि इन दोनों में करंट डिफरेंट होगा। ये दोनों R1 और JX1 सीरीज में लगे हुए हैं और इनका इक्विवेलेंट इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है। तो जी थेवेनिन जो है वो ये फाइंड की हुई है, फिर उसके उसके फार्मूले से, पैरेलल वाले फार्मूले से जे एक्स एम इंटू आर वन प्लस जे एक्स वन, यानी पैरेलल वाला जो फार्मूला होता है उससे आर वन आर टू ओवर आर वन प्लस आर टू जो होता है ना, ये फार्मूला लगा रहे हैं। जे एक्स एम इंटू आर वन प्लस जे एक्स वन, आर वन प्लस जे एक्स वन सीरीज में है तो ये ऐड हो रहे हैं और वो इसके साथ पैरेलल में है, तो उससे मल्टीप्लाई होकर नीचे तीनों को ऐड कर लिया, आर वन प्लस जे एक्स वन प्लस एक्स वन। मैं फिर बता दूं कि ये वो वाला फार्मूला है कि अगर दो रजिस्टर पैरेलल में लगे हों या इंपेडेंस पैरेलल में लगी हो तो Z1 Z2 ओवर Z1 प्लस Z2 ये फार्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि वी थेवेनिन जो है वो इसके इक्वल होती है थ्योरेटिकली, कि उसका रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है, और वो इसके इक्वल है जे एक्स एम इंटू आर वन प्लस जे एक्स वन। उसके बाद ये वाली अप्रॉक्सीमेशन अगर हम यूज करें कि एक्स एम इज मच ग्रेटर देन एक्स वन और एक्स एम प्लस एक्स वन इज मच ग्रेटर देन आर वन, तो उससे हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा कि, एक मिनट, ये वाली जो अप्रोक्सीमेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसमें हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, आर थेवेनिन जो है वो आ जाएगी एक्स एम प्लस ओवर एक्स वन प्लस एक्स एम स्केयर इंटू आर वन के, और एक्स थेवेनिन जो है वो एक्स वन के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो हमारा थेवेनिन थेवेनिन इम्पिडेंस है इसके इक्वल उसका आर थेवेनिन भी आ गया और एक्स थेवेनिन भी आ गया, ठीक है। तो अगले पेज पे आ जाओ। तो अब हमने स्टेप थ्री जो है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का, वो ये है थेवेनिन थ्योरम का कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है जिसमें वोल्टेज सोर्स वी थेवेनिन जो है वो लगेगा और उसके साथ सीरीज में जी थेवेनिन लगेंगी, और लोड जो रिमूव किया था ना हमने शुरू में,
तो मैं पीछे आपको दिखा देता हूँ। शुरू में जिस सर्किट से स्टार्ट किया था, तो ये जो लोड रिमूव किया था, ये वाला, इस लोड को वापस लगा देना, ठीक है। तो ये लोड अगर हमने वापस लगा दिया तो ये एक सिंगल लूप सर्किट बन गया। उसके बाद अब करंट, क्योंकि I2 फाइंड करना था, ये वाला जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो I2 है, और वो I2 करंट किसके इक्वल होगा, वो I2 करंट इक्वल होगा वी थेवेनिन। और ये सिंगल लूप सर्किट है, तो वोल्टेज ओवर इम्पिडेंस से करंट आ जाएगा वी थेवेनिन ओवर जेड थेवेनिन प्लस Z2। जेड थेवेनिन जो है वो और रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा, और रिएक्टिव पार्ट में ऐड हो जाएगा। तो I2 जो है वो इसके इक्वल होगा वी थेवेनिन ओवर आर थेवेनिन प्लस R2 ओवर एस। इसमें ये आर थेवेनिन, ये सब कुछ सीरीज में लगा हुआ है। आर थेवेनिन जो है वो R2 ओवर एस में ऐड होगी, और JX थेवेनिन जो है वो JX2 में ऐड होगी, ठीक है। तो ये I2 होगा, और इस करंट का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये फेजर क्वांटिटी है, इस करंट का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, वी थेवेनिन। नीचे जो इम्पीडेंस है उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, आर थेवेनिन प्लस R2 स्क्वायर प्लस X थेवेनिन प्लस X2 स्क्वायर, और उसका अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और फिर पी एयर गैप जो है, आप पीछे अगर आप आओ तो हम ये सारा कुछ कर रहे थे इसके लिए कि पी एयर गैप फाइंड करनी है। हमने I2 फाइंड कर लिया, अब I2 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो पी एयर गैप आ जाएगी। तो ये पी एयर गैप का फार्मूला लिख दिया, उसके अंदर I2 स्केयर पुट कर दिया। ये जो I2 है इसका स्केयर लेके पुट कर दिया, स्केयर लेंगे तो नीचे अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो पी एयर गैप इसके इक्वल आ गई। अब ये पी एयर गैप जो है ये इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, टाउ इंड्यूस इज इक्वल टू पी एयर गैप ओवर ओमेगा सिंक्रोनस। तो उससे जो है वो ये इक्वेशन आ जाएगी, टाउ इंड्यूस इज इक्वल टू 3v थेवेनिन स्क्वायर R2 ओवर एस ओवर ओमेगा सिंक्रोनस। तो हमने पी एयर गैप की वैल्यू जब इसमें पुट कर दी तो ये हमारी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। तो ये हमारी इंडक्शन मोटर की टॉर्क स्पीड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इक्वेशन है, ठीक है। ये फिगर में उसकी डायग्राम बनी होगी, वो आपने देख लेनी है। मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क जो है वो कब अकर करता है, मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क इन इंडक्शन मोटर। अच्छा, अब ये टॉर्क ड्यूस जो है वो पी एयर गैप ओवर ओमेगा सिंक्रोनस के है। सो मैक्सिमम टॉर्क अकर्स व्हेन पी एयर गैप इज मैक्सिमम, ठीक है, सिंस ओमेगा सिंक्रोनस इज कांस्टेंट। तो क्योंकि इस इक्वेशन में जो सिंक्रोनस स्पीड है, स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट रहती है, तो अब इस मैक्सिमम टॉर्क उस वक्त अकर करेगा जब पी एयर गैप मैक्सिमम होगी, ठीक है। And since P air gap is the power consumed in the resistor R2 over S, so maximum torque occurs when the power consumed by R2 over S is maximum. P air gap क्योंकि इस रेजिस्टर में कंज्यूम होने वाली पावर है, तो मैक्सिमम टॉर्क उस वक्त अकर करेगा जब इस रेजिस्टर की जो पावर है वो मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लग रहा है यूजिंग, अब ये देखो जरा, यूजिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, power transfer to the load R2 over S will be maximum when the magnitude of that impedance is equal to magnitude of source impedance. अब अगर आप डायग्राम में आओ ये वाली, तो ये जो तीनों हैं ये सोर्स इम्पिडेंस है, और ये R2 over S जो है ये लोड है R2 over S, ठीक है। अब मैक्सिमम पावर थ्योरम कहता है कि R2 over S जो है ये जो लोड है, इसके अंदर मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफर होगी जब इसकी वैल्यू जो है वो इन तीनों के सम के, यानी सोर्स इम्पिडेंस के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अब आगे आ जाओ, ये वो कह रहा है कि जी सोर्स जो है वो इसके इक्वल है, ये जो मैंने ऊपर दिखाया आपको, आर थेवेनिन प्लस जे एक्स थेवेनिन प्लस JX2, और मैक्सिमम पावर उसको अगर करेगी जब R2 ओवर S जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ा होगा, उसके अंदर यही होता था कि व्हेन जी लोड इज इक्वल टू जी सोर्स, उस वक्त मैक्सिमम पावर अकर करती है, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन के अंदर S को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाना है, और ये पूरा ये जो चीज़ है इसको R2 के नीचे ले आना है, तो इससे मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी, मैक्सिमम स्लिप आ जाएगी। S के लिए सॉल्व कर लेना है इसको। S मैक्स जो है वो R2 ओवर आर थेवेनिन स्क्वायर प्लस X थेवेनिन प्लस X2 के स्क्वायर आ जाएगा। इधर से मैक्सिमम स्लिप जो है वो R2 के प्रोपोर्शनल आ रही है। अब क्या करना है कि ये जो मैक्सिमम स्लिप आ रही है ना, इसको इस इक्वेशन में पुट कर देना है, पीछे वाली जो इक्वेशन ड्राइव की थी ना, ये जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें यहाँ पे S की जगह जो है ये जो S लिखा हुआ है ना, इसकी जगह अगर S मैक्स पुट कर दें, तो फिर उसको इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई कर लें तो आपकी टॉ मैक्स जो है वो ये आ जाती है, मैक्सिमम टॉर्क जो है वो 3v थेवेनिन स्क्वायर ओवर 2 ओमेगा सिंक्रोनस आर थेवेनिन प्लस आर थेवेनिन स्क्वायर प्लस X थेवेनिन प्लस X थेवेनिन स्क्वायर अंडर रूट के इक्वल आता है। ये सिंप्लीफाई कर दिया, इससे पता चला हमें कि टॉ मैक्स जो है वो v थेवेनिन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और टॉ मैक्सिमम जो है वो स्टेटर इम्पीडेंस और रोटर रिएक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अच्छा, अगले पेज पे आ जाओ, ये एग्जांपल 6.4 है, इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, वैसे मैंने डाटा लिख दिया, 2 पोल 50 हर्ट्ज
और 15 किलोवाट पी कन्वर्टेड है और इसकी मोटर की स्पीड 2950 रेवोल्यूशन पर मिनट गिवन है। चार चीज़ें फाइंड करनी है, स्लिप फाइंड करनी है और टॉर्क अंडर टॉर्क इंड्यूस अंडर दीज कंडीशंस फाइंड करना है, मैकेनिकल स्पीड इफ टॉर्क इज डबल्ड और पी कन्वर्टेड इफ टॉर्क इज डबल्ड। ठीक है, सबसे पहले स्लिप फाइंड कर लेते हैं। स्लिप फाइंड करने के लिए सबसे पहले ओमेगा सिंक्रोनस निकाल लो। एम सिंक्रोनस इज इक्वल टू 120, एन इज इक्वल टू 120 एफई और पी आता है। तो 120 फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज गिवन है और पोल जो है वो 2 पोल्स हैं। ठीक है, तो ये 300 रेवोल्यूशन पर मिनट सिंक्रोनस स्पीड आ गई। उधर से स्लिप जो है वो निकाल लेंगे। स्लिप जो है एन सिंक माइनस एन एम ओवर एन सिंक इंटू 100 होता है। तो एन सिंक हमने निकाल ली है और एन एम जो है वो गिवन है। उधर से हम स्लिप निकाल लेंगे। स्लिप जो है वो 0.0167 या 1.67% आती है। ये पार्ट ए हो गया। उसके बाद पार्ट बी में है इंड्यूस टॉर्क। सिंस नो मैकेनिकल लॉसेस आर गिवन सो इंड्यूस टॉर्क इज इक्वल टू लोड टॉर्क, सो पी कन्वर्टेड इज इक्वल टू पी लोड। इंड्यूस टॉर्क जो है वो इस तरह निकलेगा कि पी कन्वर्टेड ओवर ओमेगा एम से निकालेंगे। पी कन्वर्टेड जो है वो गिवन है, ये गिवन है 15 किलोवाट। 15 किलोवाट ओवर ओमेगा एम, हमने एन एम हमने जो है एन एम जो है इसको कन्वर्ट कर लेंगे। एन एम गिवन है, उसको ओमेगा एम में कन्वर्ट करेंगे इस रिलेशन से। तो उससे एन एम आ जाएगा और ये टॉ इंड्यूस आ जाएगा 48.6 न्यूटन मीटर। अब पार्ट सी में वो क्या कह रहा है, पार्ट सी में कह रहा है एन एम इफ टॉर्क इज डबल। अगर टॉर्क डबल हो जाता है तो स्लिप मैकेनिकल स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो इंड्यूस टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, तो व्हेन टॉर्क इज डबल देन स्लिप विल आल्सो बी डबल। ठीक है, अगर टॉर्क डबल हो रहा है, ये टॉर्क अगर डबल हो रहा है तो स्लिप भी डबल हो रही है। तो स्लिप जो ये वाली आई थी ना 1.67, इसको डबल कर लें तो 3.3% आ जाती है। ठीक है, तो अब एन एम निकालना है हमने। एन एम इज इक्वल टू 1 माइनस एस एन सिंक्रोनस। तो ये जो डबल स्लिप की है 1 माइनस 0.033, 3.3% जो है ना 3.63%, इसको लिखते हुए ओवर 100 करेंगे तो ये 0.0333 आ जाएगा। इसको एन सिंक्रोनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन सिंक्रोनस के ऊपर निकाला ये 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो उससे एन एम आ जाएगी 2900 रेवोल्यूशन पर मिनट। उसके बाद पार्ट डी जो है, पार्ट डी में कह रहा है पी कन्वर्टेड इफ टॉर्क इज डबल। अच्छा, तो पी कन्वर्टेड जो है वो टॉ इंड्यूस इंटू मेगा एम के इक्वल है। टॉ इंड्यूस टॉर्क क्योंकि डबल हो गया है तो ये वाला जो टॉर्क है इसको डबल कर दिया, अगर हमने 48.6 को डबल कर दें तो 97.2 न्यूटन मीटर आता है। ठीक है, ओमेगा एम जो है डबल टॉर्क के ऊपर जो स्पीड है वो कैसे निकलेगी, एन एम को इस रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ओमेगा एम आ जाएगा। तो इससे हमारे पास पी कन्वर्टेड आ जाती है 29.5 किलोवाट, जो कि ऑलमोस्ट डबल है गिवन वाली, जो गिवन 15 किलोवाट वाली पावर थी, तो उससे ऑलमोस्ट डबल है। जिससे पता चला कि अगर हम टॉप को डबल कर देते हैं तो उससे पी कन्वर्टेड भी डबल हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम 6.4 था, ये एग्जांपल 6.4 थी। अच्छा, अब आगे आ जाओ। एग्जांपल 6.5 है, 460 वोल्ट 25 हॉर्स पावर 60 हर्ट्ज 4 पोल वाई कनेक्टेड वूंड रोटर इंडक्शन मोटर। इसके ये डाटा गिवन है R1 X1 R2 X2 और X10 गिवन है। इसमें निकालना है मैक्सिमम टॉर्क, स्लिप मैक्सिमम एंड स्पीड एट स्लिप मैक्सिमम, ये निकालना है। तो ये जो पिछला आर्टिकल हमने किया ना थेवेनिन थ्योरम वाला, जो उसमें वी थेवेनिन की वैल्यू निकाल लेनी है। वी थेवेनिन की इक्वेशन है, उसके अंदर सारा डाटा गिवन है, XM R1 X1 की वैल्यू और वी फेज की वैल्यू गिवन है। वी फेज जो है वो 260 वोल्ट 6 वोल्ट इसलिए किया हुआ है कि ये बाई कनेक्टेड है, तो 460 को √3 से डिवाइड कर लेंगे तो ये वी थेवेनिन की सारी वैल्यू वैल्यूट कर लेंगे। ये निकाली हुई है 255.2 वोल्ट्स। उसके बाद आर थेवेनिन जो है वो आर थेवेनिन फाइंड कर लेंगे। आर थेवेनिन जो है वो R1 XM ओवर X1 प्लस XM के स्क्वायर की इक्वल है, तो उससे इसकी भी सारी वैल्यूज गिवन है। तो ये 0.590 ओम जो है ये आर थेवेनिन आ जाएगा। एक्स थेवेनिन जो है वो X1 के इक्वल होता है, तो वो X1 जो है वो ये X1 गिवन है, तो 1.106 ओम जो है वो जो है वो X7 आ जाएगा। उसके बाद एक्स मैक्सिमम जो था, जो पीछे स्लिप मैक्सिमम निकाली थी, वो निकाल लेंगे। इसके इक्वल है 0.198 या 19.8% के। ठीक है, उसके बाद अब निकालना है एन एम। एक पार्ट ए में जो था ना स्पीड एट टॉ मैक्सिमम, तो स्पीड एट टॉ मैक्सिमम क्या होगी, एन एम इज इक्वल टू 1 माइनस एस मैक्स इंटू एन सिंक्रोनस। मैक्सिमम स्लिप जो निकाली है 1 माइनस एस, उसके साथ एन सिंक्रोनस जो है मल्टीप्लाई कर देना और एन सिंक्रोनस को यहीं पे कैलकुलेट कर लिया। ये एन सिंक्रोनस 120 एफ और पी
1800 रेवोल्यूशन पर मिनट के इक्वल है, ठीक है। तो एन और ओमेगा सिंक्रोनस जो है वो 188.5 है, ठीक है। तो इधर से एन मैक्सिमम आ गया। अब जो टॉर्क है स्पीड पे मैक्सिमम टॉर्क वो इक्वल होगा इसके, जो पीछे हमने इक्वेशन भी ड्राइव की थी मैक्सिमम टॉर्क की, इसमें दिखा देता हूँ आपको। ये जो टॉ मैक्सिमम की ये वाली इक्वेशन थी, ये इक्वेशन लिख ली और इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेनी है, ठीक है। तो ये टी मैक्स टॉ मैक्सिमम की इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करोगे तो उससे हमारे पास 229 न्यूटन मीटर मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, पार्ट बी में स्टार्टिंग टॉर्क निकालना है। इक्वेशन 7.50 एट स्लिप इज इक्वल टू 1। अब ये जो स्टार्टिंग टॉर्क है ना, ये स्टार्टिंग टॉर्क, उसके लिए वो कह रहा है, अब मैं पीछे बताता हूँ जो टॉर्क स्पीड की इक्वेशन ड्राइव की थी। एक मिनट, ये वाली जो इक्वेशन ड्राइव की थी ना हमने, जो टॉर्क स्पीड की, उसमें वो कह रहा है कि इस इक्वेशन में अगर हम स्टार्टिंग में स्लिप 1 होती है ऐसे इक्वल टू 1, इसमें स्लिप की वैल्यू 1 कर दें तो ये टॉ इंड्यूस की जगह स्टार्टिंग टॉर्क की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो अब वापस आ जाओ इस इक्वेशन के ऊपर। तो ये इक्वेशन है, टॉ स्टार्टिंग स्लिप की वैल्यू 1 कर दी, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दोगे 104 न्यूटन मीटर जो है वो टॉ स्टार्टिंग टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है रोटर रेजिस्टेंस इज डबल स्पीड फॉर टॉ मैक्सिमम और न्यू स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। अगर रोटर की रेजिस्टेंस को डबल कर दें, R2 को डबल कर दें, ये जो R2 गिवन है ना, ये जो R2 गिवन है, इसको अगर डबल कर दें तो क्या होगा। वो कह रहे हैं इस पे दो चीज़ें फाइंड करनी है। इस पे फाइंड करना है स्पीड फॉर टॉ मैक्सिमम, मैक्सिमम टॉ के लिए कितनी स्पीड चाहिए और न्यू स्टार्टिंग टॉ कितना चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर वो कह रहा है रोटर रेजिस्टेंस इज डबल देन एस मैक्स इज आल्सो डबल, तो एस मैक्स पे निकालिए पीछे, ये जो एस मैक्स निकालिए। तो कहता है अगर रोटर रेजिस्टेंस डबल करेंगे तो ये क्योंकि R2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एस मैक्सिमम भी डबल हो जाएगी, ये 0.396 हो जाएगी। एंड स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क जो है वो 1 माइनस एस एन सिंक्रोनस। तो इस ये वाली जो स्लिप मैक्सिमम डबल हुई है, इसको 1 माइनस एस करके और 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट से एन सिंक्रोनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1087 रेवोल्यूशन पर मिनट एनएम आ जाएगी, ठीक है। और मैक्सिमम टॉर्क विल बी, टॉ मैक्सिमम जो है वो 229 न्यूटन मीटर होगा। और न्यू स्टार्टिंग टॉर्क जो है, न्यू स्टार्टिंग टॉर्क वो पीछे वाली जो इक्वेशन निकाली थी, ये वाली स्टार्टिंग टॉर्क थी, ये वाली, इसमें R2 को डबल कर देना। ये वाला जो R2 है इसको डबल कर देना, इसको ही डबल कर दिया। ये जो गिवन वाला R2 था 0.332, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके अगर पुट कर दें और इसको सॉल्व कर लें तो स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो 170 न्यूटन मीटर आ जाता है। पार्ट डी को स्किप करना है, पार्ट डी को स्किप कर देना है, ठीक है। तो पार्ट सी तक ही करना है। उसके बाद आगे आ जाओ तो ये इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग सर्किट है। ये IM जो है ये इंडक्शन मोटर है और 3 फेजेस हैं, ये 3 कॉइल्स लगी हुई हैं, ये फ्यूजेस लगे हुए हैं। ये इसका स्टार्ट और स्टॉप सर्किट है और ये ओवरलोड प्रोटेक्शन है। इसके बारे में लिखा हुआ है टिपिकल अक्रॉस द लाइन स्टार्टर फॉर इंडक्शन मोटर, सिंबल ऑफ अबव डायग्राम इज एक्सप्लेन्ड इन फिगर 6.38। अच्छा, आप इसका ऑपरेशन देख लो, ये कैसे काम करता है। ये सर्किट है बना हुआ है। When start button is pressed, the relay or contactor coil is energized and causing normally open contacts to close। ये जो स्टार्ट बटन है, जब इसको प्रेस करते हैं तो उससे जो है ये कॉइल एनर्जाइज होती है और ये जो तीन कॉइल्स हैं M1 M2 और M3, ये क्लोज होके और जो है पावर जो है वो इंडक्शन मोटर को मिलना शुरू होती है। When these M3 contacts M1 M2 M3 are closed, power is applied to induction motor and motor starts। कॉन्टैक्ट M4 also shuts, ये जो M4 है, M4 ये भी बंद हो जाता है और शॉर्ट्स आउट, starting the switch allowing the operator to release it without removing the power from M relay। स्टॉप करने के लिए, स्टार्ट के लिए जो है वो स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे, जिससे ये तीनों कॉइल्स बंद होके ये पावर जो है उसको मिलनी शुरू हो जाएगी। और स्टॉप के लिए जो है वो ये वाला बटन को प्रेस करेंगे। तो स्टॉप करने के लिए when stop button is pressed, M relay is de-energized। फिर ये जो M relay है ये de-energized हो जाएगी और जो है वो मोटर, ये तीनों कॉन्टैक्ट्स M1 M2 और M3 जो हैं ये ओपन हो जाएंगे और उससे जो है वो मोटर स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। ये मोटर स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद वो कह रहा है कि ये वाले जो तीन हमारा स्टार्टर है, इसके अंदर ये F1 F2 और F3 जो फ्यूजेज हैं ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए हैं। ये जो OL ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए ये रिले लगी हुई है।
तो ऑयल के लिए ये रिले लगी हुई है जो ओवरलोड के लिए। और उसके बाद हम इसके अंदर ये कर सकते हैं कि अप्लाइड वोल्टेज अगर ड्रॉप करता है टू मच बाय एडिंग एक्स्ट्रा रेजिस्टर्स ड्यूरिंग स्टार्टिंग, 1 TD और 2 TD 3 टाइम डिले ये हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे अमाउंट ऑफ करंट जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं हम सर्टेन टाइम के लिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्पीड कंट्रोल के मेथड हैं। इंडक्शन मोटर के स्पीड कैन बी कंट्रोल्ड। इंडक्शन मोटर के सबसे पहले दो मेथड्स गिवन हैं। पहला मेथड जो है वायरिंग सिंक्रोनस स्पीड है। सिंक्रोनस स्पीड को वेरी करके हम जो है वो इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा मेथड जो है वो स्लिप को कंट्रोल करके हम इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये जो पहला वाला मेथड है, अगर उसको देखो आप, उसके आगे दो फर्दर मेथड है, ये लाइन लगा के दो फर्दर मेथड है कि सिंक्रोनस स्पीड कैसे कन्वर्ट होती है, चेंज होती है। सिंक्रोनस स्पीड जो है वो चेंज हो सकती है बाय चेंजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर पावर, और दूसरा है बाय चेंजिंग नंबर ऑफ पोल्स। तो पहला वाला जो मेथड है उसके आगे फर्दर दो मेथड आ गए, बाय चेंजिंग फ्रीक्वेंसी और बाय चेंजिंग नंबर ऑफ पोल्स। और उसके बाद ये जो इसका दूसरा वाला मेथड है उसके फर्दर दो मेथड आ गए कि नंबर ऑफ पोल्स कैसे चेंज होते हैं, बाय मेथड ऑफ कॉन्सिक्वेंट पोल्स और बाय मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है। उसके बाद वापस आ जाओ, ये दूसरा वाला मेथड था बाय वेरिंग स्लिप। इसके आगे फर्दर दो मेथड्स हैं कि स्लिप चेंज करने से स्पीड कैसे कंट्रोल होती है, बाय चेंजिंग रोटर रेजिस्टेंस। एस मैक्स की इक्वेशन में जो रोटर रेजिस्टेंस है वो चेंज कर दें, या दूसरा मेथड है कि टर्मिनल वोल्टेज या वी थेवेनिन जो टॉमेक्स की इक्वेशन में है उसको चेंज कर दें, तो उससे स्लिप चेंज हो सकती है। ठीक है। अब इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ये यहीं तक है। स्पीड कंट्रोल के मेथड हैं, आपने इसी तरह लिखना है कि पहला वाला जो मेथड है और फिर उसके आगे दो पार्ट्स हैं और दूसरे पार्ट के आगे फर्दर दो पार्ट्स हैं। यानी ये दूसरा वाला जो पार्ट है ना, चेंजिंग नंबर ऑफ होल्स, इसके फर्दर दो पार्ट्स किए हुए हैं। तो मैंने इसको इसलिए डिस्टिंग्विश करने के लिए लिख दिया कि इधर 1 2 मैंने यूज़ किया 1 और 2, फिर ये रोमन 1 और 2 यूज़ किया, और फिर इसके आगे फर्दर दो पार्ट हैं AB यूज़ किए। उसके बाद ये जो है दूसरा मेथड, इसके आगे फर्दर दो पार्ट्स हैं, तो ये मैंने यूज़ किया। ठीक है। तो ये स्पीड कंट्रोल के मेथड हैं। ये इसी तरह पूछा जा सकता है आपको कि स्पीड कंट्रोल के अगर मेथड पूछा जाए तो ये जिस तरह लिखे हुए हैं आपने इसी तरह लिख देना है। ठीक है। अच्छा, आखिरी पेज पे आ जाओ, तो ये ऊपर वाले डायग्राम्स को छोड़ देना कुछ, और ये इंडक्शन जनरेटर पे आ जाओ। इंडक्शन जनरेटर जो है ना, ये वो कह रहा है कि अगर मैं टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक्स बनाता हूँ ना इंडक्शन मशीन की, तो इधर वर्टिकली जो है वो इंड्यूस टॉर्क है, और जो हॉरिजेंटली जो है वो स्पीड मैकेनिकल स्पीड है रेवोल्यूशन पर मिनट में। तो ये वाला जो पोर्शन है ये मोटर रीजन है इंडक्शन मशीन का, और ये वाला जो रीजन है वो इंडक्शन का जनरेटर रीजन है, इंडक्शन जनरेटर। अब इंडक्शन जनरेटर के बारे में ये आर्टिकल है। हमने शुरू में कहा था कि इंडक्शन मशीन जो है ना वो ज़्यादातर इंडक्शन मोटर के तौर पे यूज़ होती है, जो है क्योंकि एज ए इंडक्शन जनरेटर जो है इसमें मैनी डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब वो डिसएडवांटेजेस बताए हुए हैं यहाँ पे। As a generator, an induction machine has severe limitations because it lacks a separate feed circuit. An induction motor cannot produce reactive power. In fact, it consumes reactive power. And an external source of reactive power must be connected with the stator circuit all the time to maintain stator magnetic field. तो क्योंकि इसमें जो है वो सिंक्रोनस मोटर की तरह जो है वो फील्ड सर्किट नहीं होता, इसलिए ये रिएक्टिव पावर सप्लाई नहीं कर सकती, ये प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ये कंज्यूम करती है। और इसलिए आपको हर वक्त रिएक्टिव पावर का सोर्स जो है इसके साथ लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये इंडक्शन जनरेटर जो है ये इसके प्रॉब्लम है। इसलिए इंडक्शन मशीन जब भी यूज़ होगी वो एज ए मोटर ही यूज़ होगी। ठीक है। तो यहाँ तक ये लेक्चर था, पेज नंबर 10 एंड कर हो रहा है, और ये 21A के तौर पे मैं इसको अपलोड करूँगा। और इसके एंड में एक प्रॉब्लम 6.21 है जो कि मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा, उसे हम लेक्चर नंबर 21B कहेंगे। और 21B लेक्चर के साथ ही जो है वो ये चैप्टर 6 जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू।